गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं। अब ये दिस इज द लास्ट एंड फाइनल लेक्चर जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन के ही प्रोसेस एक्टिवेशन ऑफ ओवम के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद इसके अंदर हमने 2 प्रोसेस पढ़ ली थी जिसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शंस एंड और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, जब फर्टिलाइजेशन कॉर्न का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब हम थर्ड एक्टिवेशन ऑफ ओवम के थर्ड टॉपिक मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के अंदर अगर हम देखें तो अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर सीरीज ऑफ डाइवर्स साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस इनहेरिट होती हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक जो चेंजेस हैं जो एग के अंदर होते हैं उनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहले जो चेंज होता है वो चेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो स्पर्म और ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू हो जाती है, और ये जो है इसके अंदर जो चेंज होता है वो है इसकी परमेबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड सर्टेन केमिकल लाइक एथिलीन, अल्कोहल, फॉस्फेट एक्सेट्रा। At fertilization, the electric potentiality of the plasma membrane become more positive and is gradually become more negative. Positivity बढ़ती है और धीरे धीरे वो नेगेटिव होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंजाइम्स की भी इसके अंदर एक्टिवेटेड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। और उसके मॉलिक्यूल जैसे कि 3,1,5 साइक्लिक एएमपी जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जरूरी होती है। दूसरा इसके अंदर आयोनिक चेंजेस होते हैं। Intracellular change occurs in the concentration of cations, especially those of sodium, potassium and calcium. और ये जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है फर्टिलाइज एग के अंदर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इसके अंदर काफी बढ़ जाती है। फिर तीसरा चेंज जो हम देखते हैं इसके अंदर, इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन में के अंदर अगर हम देखें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो हो ओवम की वो कई एनिमल्स के अंदर बढ़ जाती है, किसी में डिक्रीज हो जाती है और किसी में वो स्टैटिक रहती है। जैसे कि रेस्पिरेशन रेट सी अर्चिन में बढ़ गई, चीटोपेट्रस एंड मॉलस्कस में कम हो गई और बूफो एंड फंडुलस में ये रिमेन रहती है। तो ये जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। At the time of fertilization, sea urchin has completely maturation. The egg of the bufo at the second maturation division stage, and the egg of Chitopetrus is at the first maturation division stage. The increased oxygen consumption is related with the oxidation of glycogen and then the foodstuff of the egg and synthesis of the numerous ATP molecules. इसीलिए कहते हैं इसके अंदर जो रिलेशन है बिटवीन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द स्टेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द एग ऑफ फर्टिलाइजेशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ इज द कोएंजाइम चेंजेस। इसके अंदर प्राइमरी एक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ कंसिस्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द activation of the oxidative enzyme of the egg and then assuring increase of the oxidation provides the energy necessary for the performance of for the change in the egg and for the development of the egg in general. In the fertilized egg, interconversion of the pyridoxine coenzyme NAD into the another coenzyme NADP and also NADPH due to the phosphorylation of the NAD. In the presence of enzyme, NAD kinase take place. There is ample evidence that the NAD kinase enzyme, those present in the unfertilized egg, exist as an active state. It is activated only at the time of the fertilization. The increase of NAD and NADP content may initiate many synthetic pathway of fertilized egg. तो इसके अंदर कोएंजाइम में चेंजेस होता है, NAD, NADPH और NADP में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NAD काइनेट एंजाइम।
इसके बाद आता है चेंज इन द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये देखा गया है कि साइटोप्लाज्म जो होता है मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस रुकी होती है, जबकि इनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी है वो प्रेजेंट होती है, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स, टीआरएनए, एमआरएनए। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आरंभ होती है, इसके एक्टिवेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो इसके अंदर ये सभी प्रोटियोलिक एक्टिविटीज जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य शुरू हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि ये अनमास्क हो जाती है। तो इन द एग ऑफ द फ्रॉग हाउएवर द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज क्वाइट अर्ली एट द स्टेज ऑफ ओव्यूलेशन। किसी के अंदर ये स्टार्ट पहले हो जाती है, किसी के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसके बाद जो एक्टिवेशन होता है स्पर्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो है इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होने का काम हो जाता है। इसके अंदर देखें तो माइटोसिस ऑकर बिकॉज द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज विद द ग्रेट पेस इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Or unfertilized egg cytoplasm although possesses centriole, yet its centriole is incapable of division and also to form a metabolic mitotic spindle. But unfertilized egg के अंदर spindle present होते हैं, centriole present होता है egg का, लेकिन इसके अंदर जैसे ही fertilization होता है, spindle या centriole active हो जाते हैं in the spindle बनाने के लिए. The sperm stimulate the first mitotic division of fertilized egg by contributing in centriole to the egg। ये बताया कि centriole जो है मेल का आ जाता है, तब इसके अंदर माइटोटिक की प्रोसेस शुरू हो जाती है। In some animal after fertilization, amount of acid is formed during the first several months। इसके बाद आते हैं कि इनके इस एग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजोन्स का। जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा कि कुछ एनिमल्स के अंदर द होल पार्ट enters into the egg cytoplasm, but in some animals the only the nucleus head middle pass is entered into the ovum। इसके अंदर देखें तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पार्ट जो स्पर्म का होता है वो एंटर करता है। इन मैमल्स कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ हेड मिडपीस एंड टेल पेनिट्रेट इनटू द एग साइटोप्लाज्म। इन एकाइनोडर्म स्पर्म टेल्स रिमेन एक्सटीरियर टू द विटलाइन मेम्ब्रेन, टेल एंटर नहीं करती, while in niris only sperm nucleus and proximal centriole entered the egg cytoplasm. There is no definite proof that any constituent of the spermatozoa except for the nucleus and centrosome play an active part in the subsequent development. The mitochondria have been observed in some cases to scattered in the cytoplasm of the egg, but it is not known how long they maintain their existence here. माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एनिमल्स के अंदर जाता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर काम जो है या उसका फंक्शन जो है अभी तक नोन नहीं है। इनवर्टिब्रेट एज अ रूल द एग completes its first mitotic division in the ovary। जैसा कि हमने oogenesis के अंदर पढ़ाई था कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ओवरी के अंदर हो जाती है एंड रीच द मेटाफेज स्टेज एट द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन की मेटाफेज तक हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है जब तक कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन टेक प्लेस एंड द एग में बिकम फर्टिलाइज, और जब फर्टिलाइज होगा तब इस मेयोटिक जो मेटाफेज है सेकेंड मेयोटिक फेज डिवीजन का, वो आगे की तरफ प्रोसेस करता है। In the second polar bodies get excreted only if the egg is fertilized by the spermatozoon or activated in some other way. In Ascidian, the egg reaches only the metaphase at the first meiotic division when it becomes ripe, and if fertilized only then the egg completes the first reduction division and carries out the second meiotic division. So these are depends on animal to animal and class to class. Final and fifth process of fertilization is the migration of pronuclei and the amphimixis. स्पर्मेटोजोन जब एग साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो उसके अंदर जो
जो न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और उनसे न्यूक्लियस से आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जब एफिमिक्सिस की प्रोसेस होती है उसमें स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो है दो मेजर चेंजेस होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रो न्यूक्लियस की फॉर्म में आ जाता है और दूसरा वो माइग्रेट होता है फ्रॉम टू द साइट ऑफ एम्फीमिक्सिस। इसके अंदर प्रो न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन होता है इसके लिए इसके अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन कॉर्निस डायग्राम के अगर हम समझें तो दिस इज द स्पर्म पाथ या पेनिट्रेशन पाथ। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 180 डिग्री का चेंज होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस फॉरवर्ड होता है, लेकिन 180 डिग्री एंगल में चेंज होने के कारण इसके अंदर न्यूक्लियस आगे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया आगे की तरफ आ जाता है और न्यूक्लियस पीछे की तरफ हो जाता है। और इसके अंदर जो चेंजेस हैं ये प्रो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस स्टार्ट करता है अपने आप को बड़ा करना और उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो और लूजली पैक हो जाते हैं और ग्रेन्यूल के रूप में आ जाते हैं और ये वेसिकल्स जो हैं वो एक वेसिकल्स के रूप में अपीयरेंस देते हैं और ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो इंटरफेस में आ जाता है। जो न्यूक्लियस इंटरफेस में है इसी को हमने प्रो न्यूक्लियस कहा है। At the same time, the sperm esters forms around the proximal centriole of the sperm at the egg cytoplasm as the male pronuclei develop and migrate towards the site of amphimixis. The sperm ester seems to lead it. The site of amphimixis lies either near the center of the microlecithal and mesolecithal egg or in the center of the active cytoplasm at the animal pore and macrolecithal and telolecithal egg. इसके बाद इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं द स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल मूव्स इनवर्ड एंड इट मे बी accompanied by some cortical and subcortical cytoplasm. This movement of the sperm appear to be directed and some investigators feel that it is due to the chemotoxic effect of chemical liberated by the female pronuclei. During this movement towards the female pronuclei, the sperm may be deviate from its penetration path. If it does, the new pathway is taken. This is refers to as copulation pathway. At the same in some cases the sperm need not alter its direction. In this case the penetration and the copulation path would be identical. The point of entrance, penetration path and copulation path are all believed to be responsible for establishment the primary plane of the bilateral symmetry in the embryo. Before amphimixis, the nucleus of the egg also undergoes certain changes like the sperm nucleus. Uh, After the completion of the second meiotic division, the haploid nucleus of the egg is located near the surface of the egg in the form of several vesicles known as chiromeres. In an fertilizing egg, these chiromeres fuse together to form a female pronuclei which swell, increase in volume and become vesicular. It also migrates toward the side of amphimixis. The process of in the process of amphimixis, this is the last phase of fertilization. The fused male and female pronuclei is called the amphimixis. The actual fusion of the male and female pronuclei is called the amphimixis. The actual fusion of the pronuclei may differ in different animal. In sea urchin, अगर amphimixis को देखें तो in sea urchin the nuclear membrane of both the pronuclei are broken down at the point of contact and their content unite in one mass surrounded by a common nuclear membrane at the approach of the first cleavage of the fertilized egg. The nuclear membrane dissolve chromosome of the maternal and paternal origin become arranged on the equator of the chromatin spindle. In Ascaris, some molluscans and annelids, the male and female nuclei doesn't fuse, but the nuclear membrane of both dissolve and the chromosome become released. In the meantime, the centrosome of the spermatozoa has divided into two, and the centrosomes derived
from male and female nuclei become attached to the spindle. These are some the process of the amphimixis. इसके बाद हम आते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंश्योर डिप्लॉयसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट. Second, fertilization provides new genetic constitution of the to the zygote. Fertilization. Third is fertilization process increase the metabolic activity and the rate of protein synthesis of the एग. इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बहुत महत्व रखती है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस टॉपिक इन मेनी वीडियोस. अब ये इस प्रोसेस के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लीवेज वो स्टडी करेंगे.